कल नहीं किया हमने, आपने हमें मेडिकल कराया था उसका और एक असाइनमेंट दी थी। जी जी सर उसमें वो सैटेलाइट कोरेक्शन वाला रहता है। सैटेलाइट वाला, चलो वो आखिरी लेक्चर में कर लेंगे। आप लोगों के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल? सर ये 14 वीक का 28 को बनते हैं। 28 से बनते हैं। यस सर। यस। रात को टाइम टाइम सो जाएगा, सुबह टाइम टाइम हो जाएगा। अरे रात को सारा एक बजे सो जाएगा, सुबह 8-9। मोहम्मद का शान। चले जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसका जो जो डाउट हो ना, या सेंट्रल स्टेशन का ये है कि वो लास्ट वाले लेक्चर में रखते हैं उसको। लास्ट टाइम भी इस तरह था कि लास्ट वाले लेक्चर में रखा गया था और उसको बार दफ़ा छुड़वा दिया जाता है ना, क्योंकि अब वो थोड़ी सी टेक्निक ना ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, लेकिन उसको फिर भी है क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। चले जी, कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। कर्व क्या होती है? आपने एक डायरेक्शन है, उसमें चेंज प्रोवाइड करना है। आप किसी खास सिमत में जा रहे हैं और आप मुड़ना चाह रहे हैं, या तो आप जिस तरह एक चौक आता है कि आप जा रहे हो और एकदम 90 डिग्री मुड़ जाओ। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अपनी सारी की सारी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, बिल्कुल ज़ीरो पे आना पड़ता है और फिर आपको मोड़ मुड़ना पड़ता है। जब आप हाईवेज पे होते हैं या जिस तरह मोटरवे है उस पे इस तरह करना हो तो फिर आपकी दिन की लाखों करोड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और हर एक मोड़ पे उसको अपना फ्यूल, जितनी उसने स्पीड अचीव की थी उसको ज़ाया करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से वो पेट्रोल या डीजल या गैसोलीन जो भी वो यूज़ कर रहा है तो वो उसको जलाकर वापस अपनी स्पीड अचीव करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फायदा ये होता है कि आपको अपनी स्पीड करनी पड़ती, कम पड़ती आप को मेंटेन करते सर आपकी आवाज कट रही है अगर सर, आपकी सही डायरेक्शन तरह चेंज हो आवाज नहीं आ जाती रही। है। Curves are arcs provided between intersecting straights to negotiate a change in direction. कोई दो अभी ठीक आ रही है? जी सर सही है। सर अब ठीक है आपके। तो बेटा दो डायरेक्शंस को आपस में मिलाने के लिए जो हम एक आर्क्स की फॉर्म में कोई भी एक उनका जॉइंट बनाते हैं उसको हम कर्व बोलते हैं। अब कर्व का फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और अब आपने पॉइंट बी से एकदम से मुड़ना पॉइंट सी की तरफ, ठीक है? आप ए बी डायरेक्शन में जा रहे थे और आपने बी सी डायरेक्शन में मुड़ जाना है। तो एक तो वो चौक वाला तरीका है कि आप चलते जाओगे, स्लो मुड़ोगे। ये आप और या फिर कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, रोड्स कैनल्स बिकम नेसेसरी या फिर सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा सर। अच्छा, समझ नहीं आ रहा या पढ़ने का दिल नहीं कर रहा? नहीं सर नहीं सर, वाकई सर बहुत सच में कट रही है कट रही है आवाज, कट रही है, सच में कट रही है सर आवाज। जी इशू आ रहा है, सुबह जो क्लास हुई उसमें भी हो रहा था। अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज? जी सर अब सही आ रही है। सर जब आप पढ़ाने लगते हैं तो आवाज खराब होती है। अच्छा, मैं पढ़ाने लगता हूँ तब खराब होती है। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, फिर नहीं कटेगी आवाज, ठीक है? ओके सर। ओके सर। नहीं तो बेटा आपकी जो भी डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए जो कर्विलिनियर पाथ फॉलो किया जाता है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें, ताकि आपका सफर सेफ, आरामदेह और आसान हो जाए, ऐसे राह को हम कर्व कहते हैं। Lines connected by curves are tangential to it and are tangents of states। जो दो डायरेक्शंस थी कि आपकी इनिशियल डायरेक्शन और आपकी फाइनल डायरेक्शन, मैं लेट से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, अब मैंने ईस्ट की डायरेक्शन में मुड़ना है, तो ये दोनों मेरी डायरेक्शन इस कर्व पे टेंजेंट बना रही होंगी जब इसको ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है?
बाज दफा जो कर्व्स होती हैं वो आर्क्स होती हैं। आर्क का मतलब है एक बड़ा सारा सर्कल, उसका एक छोटा सा टुकड़ा होती हैं। लेकिन बाज दफा वो पैराबोलिक भी हो सकती हैं। आर्क और पैराबोलिक में फर्क ये है कि आर्क का रेडियस एक जैसा रहता है, पैराबोलिक का रेडियस चेंज होता जाता है। सिंपल कर्व, a simple curve consists of single arc connecting two straights। ये सबसे आसान कर्व है, इसमें रेडियस कांस्टेंट रहता है और आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, जैसे फिगर में शो किया है। कंपाउंड कर्व, इसमें आपके पास दो कर्व्स मिलके एक कर्व बनाती हैं जिसमें दो मुख्तलिफ रेडियस हो सकते हैं या तीन भी हो सकती हैं। A compound curve consists of two arcs of different radii bending in same direction। अब इसमें ज़हन में रखने वाली बात यह है कि ये एक ही डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। ये कर्व हम उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास जगह कम हो। लेट्स से मैं पॉइंट ए से बी की तरफ वापस सी की तरफ मुड़ना है, तो मैं एकदम से मुड़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपना टर्न बढ़ाता चला जाऊंगा। इस तरह की कर्व आप ज्यादातर देखेंगे मोटरवे के टोल प्लाजा से पहले, जहां पे आपकी गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दिया जाता है और फिर आप टोल प्लाजा पे एंटर होते हैं। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो इस तरह की कर्व वहां दी जाती है। इस तरह की कर्व के जो आर्क के जो सेंटर्स होते हैं वो कर्व के एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेट्स से इस कर्व के राइट साइड पे सारे हैं, मतलब O1 और O2 दो कर्व के सेंटर्स हैं, तो एक ही डायरेक्शन में है। बेटा ये हुआ है बेचारे को। सर ये कोई गेस्ट आया है। आप लोगों ने इसको भेजा है ना कि नहीं? चलें बेटा, नहीं ऐड किया करो, बुरी बात होती है। ये देखो फिर ऐड, ठीक है, बुरी बात होती है। चलें, रिवर्स कर्व। अब रिवर्स कर्व ये होती है कि जिस तरह से एक एस शेप होता है कि आप पहले एक खास डायरेक्शन में मुड़ रहे थे और फिर आप दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए। इस तरह की कर्व आपको उस वक्त देनी पड़ती है जब आप एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे और सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें से आप आर पार नहीं हो सकते, या कोई एक ऐसी जगह आ गई जिसपे आप रोड या ट्रेन की पटरी नहीं बना सकते थे, तो आप उसके साइड से होके गुजरना चाहेंगे। A reverse curve is composed of two arcs of equal or different radii bending in opposite direction। ये opposite direction में bend होती है, पहले एक साइड पे मुड़ेगी और फिर दूसरी साइड पे मुड़ेगी विद ए कॉमन टेंजेंट। इनके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो दोनों तरफ की जो आर्क्स होंगी उस पर टेंजेंट बन रहा होगा, जिस तरह से फिगर में शो किया है। 10 सेंटर्स बीइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों कर्व के जो सेंटर होंगे वो ऑपोजिट साइड पे अब आ रहे हैं। पैराबोलिक कर्व में वो कर्व होती है जिसमें आपका जो रेडियस होता है उसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है, कि वो कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज के साथ आपका रेट। कौन सी? सर ये जो आपने बोला ना सेंटर वाली, सर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट वाली। हाँ, चलो, एस शेप एक कर्व है। एस शेप एक कर्व के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप वहां पे टेंजेंट बनाएं तो वो दोनों कर्व पे टेंजेंट आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास कंपाउंड कर्व थी उसमें कर्व के अगर आप सेंटर देखें तो उसमें दोनों सेंटर एक तरफ थे, इसमें दोनों सेंटर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पहले कर्व आपकी राइट साइड पे मुड़ रही थी और फिर लेफ्ट साइड पे मुड़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स कर्व बोलते हैं कि एक डायरेक्शन में मुड़ के फिर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ती है। पैराबोलिक कर्व वो कर्व होती है जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x = y² या y = x² को फॉलो करती है। तो ये उसकी फिगर भी बनी हुई है। इस तरह की जो कर्व होती है उसको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। अगला कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ कर्व। कर्व आर डेजिग्नेटेड बाय एंगल in degrees at the center subtended by the chord।
अब ज्यादातर जब आपने किसी को बताना हो कि एक सड़क है और उस पर हमने कर्व देनी है, तो आप उसको इस तरह से बताओगे कि या तो आप ये बताओगे कि उस आर्क का रेडियस क्या है और दरमियान में सबटेंडेड एंगल क्या बन रहा है, या फिर आप ये बताओगे कि 100 फुट की अगर एक कॉर्ड हो, इस तरह एम से लेकर एन तक की अगर 100 फुट की कॉर्ड हो, उसमें जो कर्व बन रही है उसमें नीचे दरमियान में एंगल कितना बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ए कर्व। Curves are designated by angle in degrees at the center, subtended by chord of 100 feet length. The angle being called degree of the curve. तो ये आपकी एक कर्व है m से n तक। अगर m से n तक का फासला 100 फीट कांस्टेंट कर दिया जाए तो MON, ये जो सबटेंडेड एंगल आपका O पे बन रहा है, उसको हम उस एंगल को बोलेंगे डिग्री ऑफ ए कर्व। तो इसको डिग्री ऑफ ए कर्व और रेडियस के दरमियान में एक रिलेशन अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि ट्रायंगल OM और P को अगर हम कंसीडर करें, OM और P, M से लेके P तक का फासला 50 फीट है, क्योंकि M से N तक का 100 है, P इसका मिड पॉइंट है जो कि D/2 पे एंगल को भी काट रहा है और ऊपर M को भी काट रहा है। ठीक है, तो MP है, तो ट्रायंगल में हम क्या कहते हैं कि एंगल D/2, एंगल D/2, इसका अगर हम साइन ले लें, साइन D/2 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, MP डिवाइडेड बाय OM। तो MP हमारे पास 50 है, OM हमारे पास रेडियस है कर्व का, तो R इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय साइन D/2। तो आपको याद होगा कि जब हम जिस तरह FSC में किया करते थे कि अगर D बहुत ज्यादा छोटा हो तो रेडियंस के अंदर साइन D/2 और D/2 बराबर होते हैं, ये हमारी अजम्पशन होती थी। तो सेम इसी तरह साइन D/2 के बराबर रेडियंस में, इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय D/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो आंसर आएगा R इज इक्वल टू 5730 डिवाइडेड बाय D, कि आपको बताया जाएगा कि एक कर्व है जिसकी डिग्री इतनी है, मतलब उसके दरमियान में एंगल इतना बन रहा है। लेट्स से एक कर्व है, उसकी डिग्री 16 डिग्रीज है, ठीक है, और उसका रेडियस आपको लेट्स से बता दिया 150 फीट है, तो आप उससे निकाल सकेंगे, अगर सिर्फ डिग्री बता दी जाए तो आप रेडियस निकाल सकेंगे, अगर रेडियस बता दिया जाए तो आप डिग्री निकाल सकेंगे। तो हर चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये एक चीज बता सकेंगे। ये समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ए सर्कुलर कर्व। एक सर्कुलर कर्व का नोमेनक्लेचर क्या, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कर्व है जो कि A से C की तरफ जा रही है। लेट्स से मैं शुरू से एक फासला तय करता हुआ A पॉइंट पे पहुंचा और मेरी डायरेक्शन A से B तक है, लेकिन मैं मुड़ना चाह रहा हूं AB से BC डायरेक्शन में। कि लेट्स से मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, लेकिन मैं रास्ते में मुड़ना चाह रहा हूं कश्मीर वाली साइड पे, तो AB डायरेक्शन में मैं जा रहा था और BC डायरेक्शन में मैं मुड़ना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैंने एक कर्व बना दी A से लेके C तक की। तो ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइंस होंगी AB और BC, इनको हम कहेंगे टेंजेंट्स ऑफ द कर्व, इनको हम बोलेंगे ये कर्व की टेंजेंट्स हैं। आपको फाइनल में क्वेश्चन भी आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ए कर्व लिखें, 10 नंबर का सवाल होगा तो आप 8, 9 या 10 पॉइंट्स लिख दो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि AB और BC इस कर्व के टेंजेंट्स कहलाते हैं। फिर ये दोनों टेंजेंट्स जहां मिलते हैं, द पॉइंट B which these two angles of the tangent AB and BC intersect is known as point of intersection or vertex। तो जो पॉइंट B होता है जहां पे दोनों लाइंस मिलती हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। If the curve deflects to the right of the direction of the progress of survey, अगर आप सर्वे करते आ रहे हैं और आप मुड़ना राइट साइड पे,
तो इस तरह की कर्व को हम राइट हैंड कर्व बोलेंगे। लेट्स से मैं 0 0 से शुरू हुआ, सर्वे करता आया, पॉइंट ए तक पहुंच गया। अब मुझे पॉइंट सी की तरफ जाना है सर्वे करते हुए, फासला नापते हुए, तो मैं राइट साइड पे मुड़ रहा हूं, तो मेरी राइट हैंड कर्व होगी। सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड कर्व होती है अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ता। टेंजेंट लाइन ए बी इज कॉल्ड फर्स्ट टेंजेंट और रियर टेंजेंट ऑल्सो कॉल्ड बैक टेंजेंट। तो जो पहले वाला टेंजेंट था उसको फर्स्ट टेंजेंट, रियर टेंजेंट या बैक टेंजेंट बोलते हैं। बीसी जो दूसरे वाला टेंजेंट है उसको सेकंड या फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? यस सर। सर ये वाला पॉइंट Yes, रिपीट sir. कर दें सर एक कौन से वाला? बार, फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट वाला। हाँ, ये दो लाइंस थी ना आपकी डायरेक्शन को जो शो करती हैं। पहले आप ए बी डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर अब आप बी सी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जो पहली ए लाइन थी ए बी, उसको फर्स्ट टेंजेंट या फिर रियर टेंजेंट कहते हैं। बी सी को हम सेकंड टेंजेंट या फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये Okay, 5 पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे तो आपके 10 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। द पॉइंट T1 एंड T2 वो पॉइंट्स कि आप शुरू से सर्वे करते आते रहे और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको T1 और एंडिंग पॉइंट T2, उसके बाद दोबारा से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जानी है। इनको हम T1 और T2 को क्या कहते हैं? स्ट्रेट आर कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट्स। तो इनको हम टेंजेंट पॉइंट्स कहते हैं कि यहां से हमारी जो डायरेक्शन है वो इस कर्व पे टेंजेंट बना रही है। रियल में हमने मुड़ जाना है और हमारी पहले वाली डायरेक्शन इधर टेंजेंट है। एंगल ए बी सी, अब जो एंगल यहां पे बन रहा है एंगल ए बी और सी, इसको आई से शो किया गया है। बिटवीन ए बी और बी सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। कि मेरी दो जो टेंजेंट्स है ये आपस में आई का एंगल बना रहे हैं, इंटरसेक्शन एंगल बना रहे हैं। और बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं ए से बी और बी डैश डायरेक्शन में चलता चला जाता, मैं जिस डायरेक्शन में चलता जा रहा था वहां से मैं जितना डिफ्लेक्ट हो गया हूं कि शुरू में मैं ए बी बी डैश डायरेक्शन में चलता जा रहा था, लेकिन कर्व लेने के बाद मैं बी सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो चुका हूं अपने इनिशियल डायरेक्शन से। तो मैं जितना अपने सिम्त से फिरा हूं उसको मैं बोलूंगा डिफ्लेक्शन एंगल। मैं अपनी डायरेक्शन से जितना डेविएट हूं उसको मैं डिफ्लेक्शन एंगल बोलूंगा। तो इस फिगर में मैंने इस एंगल को फाई से शो किया है। बी डैश बी और सी बोला है इसको यहाँ पे कि ए बी बी डैश डायरेक्शन में मैं चलता जा रहा था, कर्व लेने के बाद अब मेरी डायरेक्शन बी सी बन चुकी है। तो जितना मेरी इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन में फर्क है उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द टेंजेंट पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट डिस्टेंस। अब जहां से मेरी कर्व स्टार्ट हुई है वहां से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, मतलब T1 से लेके बी तक का जो फासला है इसको टेंजेंट डिस्टेंस या टेंजेंट लेंथ कहा जाता है। ठीक है, द लाइन T1 T2 joining the 2 points is known as long chord। अब वो लाइन जो T1 को स्ट्रेट लाइन जो T1 को T2 से जोड़ दे इसको हम कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि डिग्री ऑफ ए कर्व क्या होता है, T1 से T2 का फासला अगर हम 100 फीट फिक्स कर दें तो दरमियान में नीचे जो एंगल बनेगा वो डिग्री ऑफ ए कर्व कहलाएगा। तो T1 और T2 को अगर आपस में मिला दिया जाए स्ट्रेट लाइन से तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग कॉर्ड। और आर्क लेंथ T1 F T2, तो और ये जो कर्विलिनियर फासला है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ कर्व, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट सर करेंगे। आपकी आवाज कट रही है। कैपिटल और कर्विलिनियर लेंथ को स्मॉल से करेगा। पॉइंट एफ बने इसके ऊपर। क्या हुआ? अभी आवाज ठीक आ रही है? सर खराब हो रही है।
सर पॉइंट 11 नहीं समझ नहीं, अभी आया, आवाज वहाँ ठीक पे आ रही आपकी है ना? आवाज कट गई। कौन सा पॉइंट? यस सर, अब सही है। 11 अच्छा सर। चलो, पॉइंट एफ, पॉइंट 11, हाँ 11 पॉइंट देखो यार, ये जो आपका कर्व है इस पे जो दरमियान में एक पॉइंट लगा दो जो इस लॉन्ग कोड को हाफ में डिवाइड करे और ऊपर एंगल को भी हाफ कर दे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपेक्स या समिट, ठीक है। और ये एंगल्स को डिवाइड कर रहा होता है, आई को i/2 में डिवाइड कर रहा होगा और नीचे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा, बेसिकली उसको भी 2 में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एपेक्स या समिट, पॉइंट एफ को। डिस्टेंस बी एफ, अब टॉप जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या वर्टेक्स या जो पॉइंट बी था वहां से लेके एफ तक का जो फासला है उसको कहा जाएगा एपेक्स डिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। एंगल T1O T2 subtended at the center of the curve of arc T1 F T2 is known as central angle and is equal to deflection angle. ये जो T1 और T2 है ये डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। दो लाइंस आपस में जितना एक दूसरे से फेरी हैं उनके 90 डिग्रीज भी आपस में वही एंगल बना रहे होंगे। याद है ये एक थ्योरम होता था कि भूल गए हो? थोड़ा बहुत यस याद सर, है। 9th क्लास में था। चलो, ये याद है कि अगर एक सर्कल है उस सर्कल में कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये पता है? यस यस सर, यस सर। तो इस फिगर में अगर आप देखो B1 T1, B से लेके T1, ये जो लाइन है ये लाइन OA जो कि रेडियस है उस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। BT1 और BT2 इनका आपस में एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है वो फाई बन रहा है, तो इनके 90 डिग्रीज का भी आपस में जो एंगल बनेगा वो भी फाई ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंटरसेप्ट EF, E से लेकर F तक का ये जो उसका पेट निकला हुआ है उस कर्व का कि वो कितनी ऊपर को उठी है, कर्व सीधा रास्ता और कर्विलिनियर रास्ता, इसमें कितना इसमें फर्क आया है, कितनी इसमें ये ऊपर को उठी है, इसको हम बोलते हैं वॉसेट साइन ऑफ द कर्व। इस कर्व का जितना पेट निकला हुआ है उसको हम बोलेंगे वॉसेट साइन ऑफ ए कर्व या फिर वर्स्ट साइन ऑफ ए कर्व बोलते हैं। अब ये मैंने आपको 14 पॉइंट्स बताए हैं, इन 14 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा इनकी जिसे कहते हैं डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक एंगल लें, ये तो सबको पता होगा T1 B और B डैश, इसमें हमारे पास एंगल I और एंगल फाई ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। ये तो फिगर में से नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये ऊपर एंगल फाई है और नीचे भी एंगल फाई है तो T1O T2 ये एंगल फाई बना, ये किसके बराबर होगा? 180 में से I को निकाल दो, क्योंकि I और फाई 180 बनते हैं, 180 में से I निकाल दो तो फाई बन जाएगा, तो T1O T2 फाई के बराबर हैं, ठीक है। तो T1O T2 हमारे पास फाई के बराबर आ जाते हैं। फिर एक और हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल T1EO, ये छोटा सा ट्राइंगल है T1 E और O, इसमें हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो अगर हम लें तो वो किसके बराबर होती है? T1 T2 इसके बराबर। T1 से लेकर T2 का जो फासला है, अगर हम ये ट्राइंगल A E और O को लें तो ये जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड किसके बराबर हो जाएगी? A से लेके E तक का फासला, इसको डबल कर लो, या फिर T1 से E तक का फासला डबल कर लो। तो हम T1 से E का फासला डबल किया हमने, तो किसी भी ट्राइंगल में
अब ये जो 5/2 बनेगा AEO में 5/2, तो साइन थीटा अगर लिया जाए तो T1E जो परपेंडिकुलर होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा, 2 वैसे ही रह गया, T1E जो इसका परपेंडिकुलर है वो बराबर हो गया OT जो हमारा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 5/2 था, तो 2R साइन 5/2, क्योंकि A से O तक का फासला R है, O से F का फासला R है और O से C का फासला R है, क्योंकि पूरी की पूरी कर्व में रेडियस कांस्टेंट है। यहां तक सबको समझ आई? बिल्कुल बेसिक सी वो डेरिवेशन है, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। यस क्यों सर, जी, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। टेंजेंट लेंथ B से लेकर T1 तक, B से T1 तक की टेंजेंट लेंथ अगर हम निकालना चाहें तो हम एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे O, B और T1, O से लेकर B और T1 का अगर हम ट्राइंगल लें, हमें पता है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो टेंजेंट लेंथ BT1 किसके बराबर हो जाएगा, OT1 टेन 5/2, OT1 O से लेकर T1 5/2 टेन थीटा ले लिया ना, परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रिलेशन निकाल लिया, तो O से लेकर T1 R है और थीटा हमारे पास 5/2 है, तो हमारे पास टेंजेंट लेंथ बराबर होगी R टेन 5/2। मतलब अगर आपके पास सिर्फ रेडियस गिवन है, आप उससे सारी चीजें निकाल सकते हो, रेडियस और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल, ये दो चीजें आपको गिवन होनी चाहिए। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व में आपको फॉर्मूला याद है, L इज इक्वल टू R थीटा। यस सर। यस सर। किसी भी कर्व में L इज इक्वल टू R थीटा, लेकिन वो जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, ये उस फॉर्मूले की शर्त थी। यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में आपने पुट करना है, डिग्री में पुट करोगे तो आंसर गलत होता था। तो सेम उसी तरह T1 FT2 स्मॉल l, मैं इसकी अगर लेंथ निकालना चाहूं तो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल जितना बन रहा है, तो एंगल मेरे पास 5 बन रहा है ओवरऑल रेडियंस में, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R 5π/180 डिग्री, तो ये मेरे पास टेंजेंट लेंथ आ जाएगी कि मेरे पास एक कर्व मैंने देनी है तो मुझे कितनी सड़क बनानी पड़ेगी, कितनी लुक बजरी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है। यहां तक समझ आई है? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब फिगर देखना है, छोटा सा ट्राइंगल देखना है और उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लगाना है। आगे चलते हैं। इफ द कर्व इज डेसिग्नेटेड बाय द डिग्री d, अगर आपको ये कहा जाए कि दरमियान में ये फाई एंगल के बजाय उसके पास उसकी क्या कहते हैं डिग्री है, d है, जिसका मतलब a से c तक का फासला 100 है, इसका क्या मतलब होगा, L इज इक्वल टू R फाई अगर हम रखें, L स्मॉल l इज इक्वल टू R इंटू फाई रेडियन में रखें, तो स्मॉल l जो है वो तकरीबन 100 के बराबर होगा ना, ये फासला मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू जो हमारे पास एंगल बनेगा तो वो d बने कहलाएगा ना, क्योंकि हमने उसको 100 कांस्टेंट कर दिया है, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइड बाय डिग्री के, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए कर्व किसके बराबर हो जाएगी, 100 फाई डिवाइडेड बाय d के, तो हमने L इज इक्वल टू 100 फाई डिवाइड बाय d रख दिया कि अगर आपको डिग्री भी दी जाए, डिफ्लेक्शन एंगल भी दिया जाए, तो आप उससे इसकी ओवरऑल लेंथ निकाल सको। ठीक है, ये तो सीधा सीधा छोटा सी डब्बे में मैंने ये चीज लिखी हुई है। आगे चलते हैं, एपेक्स डिस्टेंस B से लेके F तक का फासला। अब एपेक्स डिस्टेंस भी आपने निकालना होगा। एपेक्स डिस्टेंस कैसे पता निकलेगा भला, हमने रेडियस हमें पता है, O से लेके F तक को हम रेडियस बोलते हैं, तो B से F तक का फासला निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, OB माइनस OF, O से लेके B माइनस O से लेके F, तो OB माइनस OF, तो बड़ी वाली ट्राइंगल OB और A अगर हम कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास OB किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगी उसकी ट्राइंगल की, अगर 5/2 को लिया जाए क्या बनेगी भैया, पॉइंट ए पे हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 5/2 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा,
तो हम cos थीटा कर लेंगे या उसका उलट secant थीटा कर लेंगे। इसको OT1 डिवाइड बाय cos थीटा कर लो या फिर OT1 मल्टीप्लाई बाय secant थीटा कर लो, एक ही बात है। ट्रिग्नोमेट्री में यही करते हैं ना हम, cos अगर नीचे हो तो उसको secant बना देते हैं। तो OT1 secant 5/2 माइनस OF, O से F तक का जो फासला है वो रेडियस है, तो O से F तक का फासला रेडियस हो गया। OT1 secant 5/2, OT1 मेरे पास क्या हो गया, O से लेके A तक, ये भी रेडियस हो गया, secant 5/2 बन जाएगा। R कॉमन ले लिया तो secant 5/2 अंदर रह गया, तो मेरे पास एपेक्स डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रेडियस secant 5/2 माइनस 1 जितना डिफ्लेक्शन एंगल था। ये बिल्कुल बेसिक मैंने ज्योमेट्री लगाता जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स। आगे चलते हैं। वर्स्ट साइन ऑफ ए कर्व, E से F तक का फासला, E से F तक का फासला अगर हमने निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा, O से F तक माइनस O से E तक। तो O से F तो मेरे पास सीधा सीधा रेडियस है, और O से E अगर मैंने निकालना हो तो मैं छोटी सी ट्राइंगल A, O और E, ये 3 पॉइंट्स वाली ट्राइंगल मैं कंसीडर करूंगा। तो इसमें O से E मेरे पास बन जाएगा R cos 5/2, क्योंकि ये मेरे पास बेस बन गई है और मैंने हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय cos कर दिया। R कॉमन आ गया, 1 माइनस cos 5/2। 1 माइनस cos 5/2 को वर्स्ट साइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो R वर्स्ट साइन 5/2। यहां तक सबको समझ आ गई? क्यों जी? यस सर। बिल्कुल इजी है यार, ये आपने 2 से 3 दफा अपने हाथ से करना है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सारी इसमें ना डिफिकल्टीज निकल जाएंगी, लेकिन ये सवाल आता होता है फाइनल में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, 2 लाइंस AB एंड AC, A से B और A से C आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन EF। AB और AC को EF इंटरसेक्ट कर रहा है। द एंगल AEF, AE और F अल्फा हमें गिवन है, और एंगल AFE जिसे यहाँ पे बीटा शो किया गया वो भी हमें गिवन है। अल्फा और बीटा हमें गिवन है, एंड EF और E से F तक का फासला भी हमें गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिंपल कर्व विच इज टेंजेंशियल टू BA एंड AC। AB और AC पे जो कर्व टेंजेंशियल होगी इसका रेडियस R निकालें। Also find the change of beginning and end of the curve given that change of A is 5625 feet। आप पॉइंट 00 से चेंज करते आए हैं पॉइंट A तक। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने चेंज कितनी आएगी आपकी, जहां से कर्व स्टार्ट हो रही है और जहां पे कर्व खत्म हो रही है वहां तक चेंज क्या होगी, ठीक है। कोई एक पॉइंट है, वहां से आप चेंज करते आए हैं पॉइंट A तक, आगे आप E तक की चेंज उसमें ऐड करोगे, फिर उसमें से कर्व की ऐड करोगे तो आपके पास कर्व का स्टार्ट और एंड वाले के चेंज पॉइंट्स आ जाएगा, मतलब 45 प्लस 00 या 60 प्लस 00 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा हमें क्या क्या, 3 चीजें गिवन थी, अल्फा गिवन था, बीटा गिवन था और E से F तक का फासला में गिवन था। अब कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, गैमा निकाल लेते हैं। किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल्स हमें गिवन हो तो तीसरा एंगल हम सीधा सीधा 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास गैमा आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आपको लॉ ऑफ साइन तो याद है ना, कि एक साइड डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल, दूसरी साइड डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल, ये बराबर होते हैं। यस सर, पता है सर। AE डिवाइडेड बाय साइन बीटा और हमारे पास EF डिवाइडेड बाय साइन गैमा। तो हमारे पास A से E तक का फासला आ जाएगा। हमने A से E तक का फासला निकाल लिया, पॉइंट A की चेनेज हमें पता थी, AE हमने निकाल लिया, तो हमारे पास इस चेनेज को इसमें ऐड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कर्व की स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी। अगर हम चेनेज ऊपर से कहीं से करते आ रहे हैं पॉइंट A तक तब इसमें ऐड कर देंगे, अगर हम नीचे से B डायरेक्शन से करते आ रहे हैं A की तरफ तो हम उसमें से AE माइनस कर देंगे, हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी। तो टेंजेंट लेंथ किसके बराबर होती है,
हमारे पास ए ई की लेंथ आ जाएगी वहां से, लॉ ऑफ साइन यूज किया हमने, तो क्या ख्याल है? यस सर। ए ई बराबर हो जाएगा, मतलब ए ई डिवाइड बाय साइन बीटा हो जाएगा, और ई एफ हमें गिवन है, डिवाइड बाय साइन गैमा हो जाएगा, गैमा हमने निकाल लिया अभी भी। तो सारी वैल्यूज डालो, ए ई की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट लेंथ हमने अभी पीछे डिराइव किया था, टेंजेंट लेंथ बराबर होती है आर टेन फाइव बाई टू या अल्फा बाई टू, जिस तरह फिगर में हमें गिवन है। यहाँ पे अल्फा बाई टू और दूसरे पे बीटा बाई टू है, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो ए ई आर टेन अल्फा बाई टू, अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, ए ई हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, तो रेडियस हमारे पास निकल आएगा। तो इस कर्व का हमने रेडियस निकाल लिया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं फॉर्मूले में। आगे चलते हैं। चेनेज ऑफ T1, जो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट 1 है, उसकी चेनेज कैसे निकाली जाएगी कि हम कहीं एक कुछ छोटा सा पॉइंट था 0 0, वहां से चेनेज करते चले आए पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट ई तक, फिर पॉइंट ए तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हमने कर्व के स्टार्ट वाले पॉइंट की चेनेज निकालनी है। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए की जो चेनेज थी उसमें से ई तक का फासला निकाल देंगे, तो हमारे पास ये चेनेज आ जाएगी स्टार्टिंग ऑफ ए कर्व की। ठीक है, मतलब हम 0 0 से कहीं से स्टार्ट हुए, पॉइंट बी तक पहुंचे, फिर पॉइंट ई तक पहुंचना था, पॉइंट ई की हमने चेनेज चाहिए थी, लेकिन हमें ए की गिवन है, तो ए में से ए ई माइनस कर दो तो आपके पास चेनेज आ गई। और इसमें आप ऐड कर दो अगर इसकी कर्व की जो लेंथ होती है स्मॉल एल, तो हमारे पास पॉइंट एफ की चेनेज भी आ जाएगी, जिसे हम T2 कहते हैं। तो चेनेज ऑफ T2 किसके बराबर हो जाएगी, चेनेज ऑफ T1 प्लस जितनी कर्व है। तो हमने क्या किया, आर्क लेंथ हमने निकाल ली, हमें फॉर्मूला पता था, आर फाई बाय 180 डिग्री। तो आर हमारे पास रेडियस हमें पता है, फाई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, पाई बाय 180 हमने डाल दिया है, तो हमारे पास चेनेज ऑफ पॉइंट T2 भी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल हो जाएगा? यस सर। यस सर। देखिए जी, हमारा सर्वे यहाँ नीचे से कहीं से स्टार्ट हुआ है 0 0 से, वो चलते आ रहे हैं पॉइंट बी, और फिर हम पहुंच गए पॉइंट ए, और हमने वहां से पॉइंट सी की तरफ मुड़ना था। तो हमें पॉइंट ए की चेनेज हमें पता थी, उसमें से हमने टेंजेंट लाइन निकाली, तो पॉइंट ई की चेनेज हमारे पास आ गई। इसके बाद जो कर्विलीनियर फासला हमने उसमें ऐड कर दिया, तो पॉइंट एफ की चेनेज भी आ गई। तो हमसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूछा गया था T1 और T2 का। आगे चलते हैं। एक तार है, देयर इज अ वायर is tangential to each of the following line। एक ऐसी तार है जो कि 3 लाइंस हैं उस पे टेंजेंट बना रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व एंड आल्सो द लेंथ, जो लेंथ हमारे पास यहाँ पे नहीं है वो भी निकालनी है। एक पहली लाइन है हमारे पास ए बी, इसकी होल सर्कल बेरिंग 0 0। होल सर्कल बेरिंग 0 0 का क्या मतलब होता है कि क्या डायरेक्शन है, ए कहाँ है और बी कहाँ है, बताएं जी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये। किसी भी लाइन की अगर होल ओरिजिन सर्कल बेरिंग 0 0 हो, इसका मतलब होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉइंट ए हमारे पास नीचे आ गया, पॉइंट बी हमारे पास ऊपर आ गया, 0 से 0 0 है ना, और 270 किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ से 270 डिग्री, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है नॉर्थ ये। से 270। अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन, ये तकरीबन सर घंटा एक है, बताएं सर। चलें सर, मैं जैसे एंड होती ना आए तो नहीं सर, मैं असल में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, हाँ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसके दरमियान में हूँ। यस सर, बस मैं 15-20 मिनट हैं सर, मैं न्यूमेरिकल कुछ करा के आता हूँ। चले जी। 870 साउथ में। हाँ हाँ
तो हमारे पास जो लाइन BC जिसकी होल सर्कल बेरिंग 270 डिग्री है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी और एक लेफ्ट डायरेक्शन में होगी और तीसरी हमारे पास 220 डिग्री होगी। इसको अगर हम बनाएंगे तो ए भी हमारे पास बिल्कुल सीधी सीधी आएगी, ये नॉर्थ से 0 0 का एंगल बना रही है। बी से सी वाली हमारे पास नॉर्थ से 270 का एंगल बना रही है और सी डी हमारे पास नॉर्थ से 220 का एंगल बना रही है। ये बन जाएंगी तीनों लाइनें, क्या ख्याल है? यस सर, बन जाएंगे। बन जाएंगे ना? यस ए सर। बी बी सी और सी डी। चलें, ए बी और बी सी का अंदर वाला जो एंगल होता है उसको हमने आई नाम दिया था और बाहर वाले एंगल को हमने फाई नाम दिया था। सेम इसी तरह बी सी और सी डी जो दो लाइंस हैं, इनमें बाहर वाले एंगल को हमने फाई नाम दिया था और अंदर वाले को आई नाम दिया था। तो एक साइड वाली कर्व को अगर हम कर्व नंबर 1 कहते हैं, दूसरी वाली को कर्व नंबर 2 कहते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और डिफ्लेक्शन को I1 और φ1 कहते हैं, दूसरी साइड पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और डिफ्लेक्शन को I2 और φ2 कहते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, पॉइंट ए बी और बी सी के दरमियान में फाई की वैल्यू क्या है और I2 की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो भी होल सर्कल बेरिंग में जो डिफरेंस आता होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? बेसिकली फाई के बराबर होता है। तो हमारे पास एक 0 0 था और दूसरी 270 डिग्री थी। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल आएगा 360 में से माइनस कर लें तो 90 डिग्री हमारे पास φ2 आ जाएगा और 180 में से I2 90 डिग्री माइनस करो तो 90 डिग्री I2 आ जाएगा। सेम इसी तरह 270 में से 220 माइनस किया तो मेरे पास फाई बन गया, 180 में से माइनस किया तो मेरे पास आई बन गया। हो जाएगा? यस सर। सर ये दोबारा बता। चलें, ये दोबारा बता देते हैं, कोई नहीं। कोई भी दो लाइंस आपस में जब मिल रही हों तो बाहर वाला जो एंगल होता है वो फाई कहलाता है और अंदर वाला एंगल आई कहलाता है, ये तो पता है। यस सर। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि आपके पास जो जो आपकी क्या कहते हैं होल सर्कल बेरिंग का डिफरेंस होता है वो आपके पास फाई के बराबर होता है हमेशा। तो अगर 0 0 है तो उसको 0 0 के बजाय 0 में से आपने पहले में से दूसरे को माइनस करना होता है, तो 0 0 के बजाय आप उसको 360 कंसीडर करें अगर, तो 360 में से 270 माइनस किया तो हमारे पास φ2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सेम इसी तरह यहाँ पे दो लाइंस थी, BC की बेरिंग थी 270 और दूसरे वाली थी 220। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास I1 जो φ1 जिसको हमने रखा हुआ है ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो φ2 और φ1 अगर हमारे पास आ जाए तो इन दोनों को 180 में से माइनस करो तो हमारे पास आई की वैल्यूज भी आ जाती हैं। हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। बेसिकली 180। चलें आगे चलते हैं। तो हमें गिवन क्या था? हमें B से C तक की लेंथ हमें गिवन थी। तो B से C तक की लेंथ जो है वो किसके बराबर है? BT2 जमा T2C। तो C से T2 तक और B से T2 तक ये हमें पता है। इसको हम इस तरह से अगर इक्वेशन लिखें BC इज इक्वल टू CT2 प्लस T2B, ये अगर हमें पता है, अगर हम इसमें 550 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी BC में अगर आप देखें ना लेंथ हमें गिवन है, BC की लेंथ हमें गिवन है, हमें पता है BT2 तक है और ये CT2 तक है। ये दो लेंथ हमें अगर हम ऐड कर दें तो B से T2 तक ये जो हमारी टेंजेंट लेंथ है ये किसके बराबर होती है? R tan φ/2। तो B से T2 तक R tan φ2/2 हो जाएगी और T2 से C तक हो जाएगी R tan φ1/2 से। तो सेम एक 50 था और एक 90 था, तो उसके डिवाइड बाय 2 किया तो 25 हो गया और एक 45 हो गया। तो 550 इज इक्वल टू R tan 25 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं, R की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। हो जाएगा? यस सर। यस सर। इजी है, सामने लिखा भी हुआ है। तो सेम इसी तरह टेंजेंट लेंथ किसके बराबर होती हैं? R tan φ/2 के। तो हमें उसने कहा था A से B तक का फासला और C से D तक का फासला निकाल दीजिए। तो A से B तक का फासला हमारे पास इस कर्व में ये जो पहला टेंजेंट है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी T3 से जो B तक का फासला है, T3 से B तक का फासला T2 से B तक के फासले के बराबर। ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं ना किसी कर्व में। R tan φ/2 ये आ गया और
इधर के जो टेंजेंट्स है उसकी लेंथ भी आ गई। तो हमने दोनों टेंजेंट लेंथ भी निकाल दी, हमने रेडियस भी निकाल दिया। हो गया? यस सर। क्यों? चलो अभी यहाँ तक पढ़ो, वो चेयरमैन साहब ने बुलाया, मैं फिर उसके बाद फिर बाकी पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है जी।